हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट्स के यूनिट एंड मेजरमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो पेपर के एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि हम पर डे बिल्कुल ऑर्डर तरीके से ऑर्डरली हम लोग सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि इनमें से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो देखिए, जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं, जितने नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब 1 to 9 ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं। अब बचा यहाँ पर जीरो। तो अगर ये किसी नॉन जीरो के बाद आता है, नॉन जीरो मीन्स 1 to 9, अगर 1 to 9 यानी नॉन जीरो के बाद आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.06900। तो इसमें ये जो 0.0 है इसको हम लोग सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे, और इसके बाद जो 6900 है इसको हम लोग मानेंगे सिग्निफिकेंट। यानी टोटल जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 4। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमें इसका सम बताना है इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें इसका सम बताना है। तो कौन कौन से नंबर हैं? 436.32, 227.2 और 0.301। देखिए, बात ध्यान समझिए। जब भी हमें डेसिमल नंबर्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, और आपसे ये कहा जाए कि एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर बताना है, तो उस केस में देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस में 3 डिजिट है। तो जो लीस्ट प्लेस होता है, जो सबसे कम होता है, उसको हम लोग चूज करते हैं। यानी जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसको डेसिमल के 1 प्लेस तक, 1 प्लेस तक हम लोग इसको राउंड ऑफ वैल्यू इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा? तो ऐड करने पे आएगा यहाँ पे 128.366। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको डेसिमल प्लेसेस के 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ वैल्यू करनी थी, अप्रॉक्सीमेट करना था। तो चूंकि 8 के बाद है 2, तो इसलिए 8 में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 663.8। अब इसमें राउंड ऑफ वैल्यू करने का क्या रूल होता है वो भी समझ लीजिए। अगर किसी नंबर के बाद कोई नंबर आता है जो कि 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो इस वाले नंबर पे हम लोग 1 ऐड करते हैं। यानी कहने मतलब ये हुआ, अगर इस जगह पर 861 होता, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसको कर देते हैं 9, एक इसको बढ़ा देते। अगर ये 5 से कम है तो फिर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। मतलब सपोज अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर हम इसको ना बढ़ाते। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 5 ही हो, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिस डिजिट तक राउंड ऑफ वैल्यू करनी है, अप्रॉक्सीमेट करना है, कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, तो अब बताइए यहाँ पे डिजिट 5 है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इवन ऑड। अगर इवन है तो कुछ भी प्लस नहीं होगा, 0 प्लस होगा, और अगर ऑड नंबर है तो फिर हम 1 बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर 0.8 ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो हम लोग इसको 0.8 कर देते, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में क्या होगा? 1 बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा? 663.8। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ पे लेंथ बताना है और एरर भी बताना है।
ठीक है, मतलब कुल मिला के एरिया बताना है, रेक्टेंगल का एरिया बताना है और हमें एरर भी बतानी है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। ठीक है, अब लेंथ कितनी दी है, तो लेंथ दी है 16.2, ब्रीड्थ कितनी है 10.1। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए 16.2 ऐसे ही है, इसको चेंज किया 10.1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 16162 प्लस 1.62। सो यहाँ से आंसर आया 163.62। ये तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया जो इन्होंने कहा था। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि हमें जो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए। तो बताइए यहाँ पे एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम इसको भी 1 डिजिट तक ही लेके जाएंगे, यानी 163.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि इसमें एरर भी बतानी है। तो एरर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरर बताने के लिए हम लोग यहाँ पे अब एरर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जब भी देखिए हमें लोगों को जब भी एरर निकालना होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करते हैं और पावर्स को अगर कुछ पावर में है तो उसको हम मल्टीप्लाई में लेके आते हैं। तो चूंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, इसलिए हमने इसको प्लस करके लिखा है। और यहाँ पे ये किसको डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है रिलेटिव एरर को। ठीक, अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज रखनी है। एल कितना है, तो एल है 16.2। अब इससे डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लास्ट डिजिट के ऊपर 1 दिस। कभी भी डेल्टा की वैल्यू निकालनी हो तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखेंगे, लास्ट डिजिट के ऊपर 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 10.1 और पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लास्ट डिजिट के ऊपर 1। क्लियर है। और अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये लगभग आएगा 2.63 अपॉन 163.62 जो अभी यहाँ पे आया था। दोनों का मल्टीप्लाई, अभी हम लोगों ने एरिया निकाला था ना ये, तो जब एलसीएम लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई ही आएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये लिख देंगे। क्लियर होगी बात। अब देखिए तो ये आया है डेल्टा ए अपॉन ए, कितना आया है 2.63 अपॉन 163.62। ठीक, अब देखिए जब हम यहाँ पे जान रहे हैं कि एरिया भी इतना ही आया है तो लगभग ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से डेल्टा ए कितना आएगा, तो डेल्टा ए आएगा 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए कितना 163.6 प्लस माइनस इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 3। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ये इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहा गया है कि द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट की मीन लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। तो देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्यूरेट और दूसरा होता है प्रीसाइज। दूसरा होता है प्रीसाइज। प्रीसाइज के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे वो उतना ज़्यादा प्रीसाइज होगा। ठीक है, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। और ट्रू वैल्यू के पास जितना नज़दीक या ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज कोई नंबर होगा, कोई मेजरमेंट होगा, वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे लेंथ जो ऑब्जेक्ट की गिवन है वो कितनी है, तो वो है 5 सेंटीमीटर। ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक्यूरेट पूछ रहे हैं, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट होने केस में 5 के जो जितना ज़्यादा क्लोज होगा
वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा 4.9। 4.9 इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। लेकिन अगर यहाँ पे कहते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है, तो प्रिसाइज के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4.805, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकाली गई है। तो प्रिसाइज अगर हमें चेक करना है तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू देखते हैं, और अगर एक्यूरेट चेक करना है तो जो भी वैल्यू गिवन है उसके कौन सा नंबर ज़्यादा, कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा क्लोज है, ये चेक करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यंग मॉडुलस का जो वैल्यू है वो इतना गिवन है, ठीक है, मतलब 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें इसको बताना है CGS यूनिट में, यानी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, जिसमें हम लोग किसी वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो अब इसके लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं N1U1 इक्वल्स N2U2। देखिए, फार्मूला जो लगता है वो लगता है N1U1 इक्वल्स N2U2, जहाँ पे N1 और N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, U1 और U2 क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है जिसको हमें चेंज करना है। तो हमें सेकेंड सिस्टम में वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे N2 इक्वल्स N1U1 अपॉन U2। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए, N1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो N1 की जगह पे लिखेंगे 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11। U1 की जगह पे M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2, ये यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला है। M2 L2 माइनस 1 T2 माइनस 2। सो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे M1 अपॉन M2, दूसरे ब्रैकेट में L2 अपॉन L1, क्योंकि यहाँ पावर -1 लगी है तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे आएगा T2 अपॉन T1 की पावर 2। अब देखिए, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11, M1 का मतलब हुआ कि पहली सिस्टम में मास की यूनिट क्या थी, तो पहला सिस्टम कौन सा है, तो पहला सिस्टम MKS है, तो इसमें मास की यूनिट क्या होती है, kg। और दूसरा सिस्टम कौन सा है, CGS, तो इसमें मास की यूनिट होती है ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे kg, यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, यहाँ पे सेकेंड में जो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, और दोनों ही सिस्टम में टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। क्लियर हो गई बात, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए करेंगे क्या, समझना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11, kg को लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और इधर सेंटीमीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर, और मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। अब यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, केवल एक वैल्यू बची है, दैट इज 10। तो यहाँ से आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10। सो यहाँ से आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आंसर चेक करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मोमेंटम p, एरिया a और टाइम t को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करें। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, टोटल 7, जैसे कि मास, टाइम, लेंथ, ये सब क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें नहीं मानना है, हमें p, a और t को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। तो उस केस में एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो जनरली एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml² t-2, जब हम लोग इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है समझिए, यहाँ पे हम m, l और t की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू निकाल करके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो हमें फार्मूला मिल जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एज फंडामेंटल क्वांटिटीज मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। तो देखिए पहले हम लिखेंगे मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, तो वो क्या होता है, वो होता है mlt-1। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो l²। सो बताइए अगर हम यहाँ से l की वैल्यू निकालें तो वो आएगा a⁴1/2। उसके बाद टाइम को तो हमें टाइम मानना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को ही हमें कंसिडर करना है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे m बचता है, ठीक है। तो अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलेंगे, इस वाले p वाली वैल्यू को हम लेके चलेंगे। तो जब देखिए p वाली वैल्यू लेंगे हम, तो देखिए p की जगह पर p रहेगा, m, l की जगह पे आपको क्या लिखना है, a⁴1/2 ये यहाँ पे, और t की जगह पे t लेना है। तो यहाँ से जो m आएगा वो आएगा p a⁻⁻1/2 इंटू t, ये आ जाएगी m की वैल्यू। तो अब देखिए आपको m की भी वैल्यू मालूम चल गई है, l की वैल्यू भी मालूम चल गई है, और t तो होता ही है इसमें, मतलब चूंकि t गिवन ही था कि उसको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चलना है, ठीक है। तो अब जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है फार्मूला, mlt माइनस ml² t-2। सो m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, p a⁴1/2 इंटू t, ये हो गया m। उसके बाद l², तो जब l² करेंगे तो a बचेगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए यहाँ से a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद t-2, तो t-2 तो t-2 ही रहेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा p a⁴1/2, क्योंकि ये -1/2 है, इधर पावर 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -1। तो ये हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि इनमें से किन दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले सेम है। जैसे सपोज दैट अगर हम लेते हैं वर्क एंड टॉर्क, तो बताइए दोनों के डायमेंशनल फार्मूले सेम है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से किसके डायमेंशनल फार्मूले सेम है या फिर किनके नहीं है। बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं होता है, इस तरीके से वैल्यू हम लोग रखते हैं और फिर m, l और t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कि फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी h⁻, वेयर न्यू, इसको क्या बोला जाता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड h इज प्लैंक कांस्टेंट। सो कह रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ h आर सेम एज दैट ऑफ, कह रहे h का जो डायमेंशंस है वो इनमें से किसके इक्वल है। तो देखिए पहले तो हम निकालते हैं कि ये h का डायमेंशन होगा क्या। तो h इक्वल टू आएगा E/न्यू, E का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² t-2, और न्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता है t-1। सो यहाँ पे h का जो डायमेंशनल फार्मूला आया है वो आया ml² t-1। अब हम इनमें से चेक करेंगे कि किसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो यही है, कितना, ml² t-1। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए इसमें से सबसे पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लीनियर इम्पल्स।
तो देखिए लीनियर इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इंटू टी, जिसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। तो एफ क्या हो गया, एफ हो गया एम एल टी माइनस टू, और टी की जगह पे टी आ गया। सो फाइनली यहाँ पे क्या आया, एम एल टी माइनस वन। तो देखिए ये आया नहीं आया, इसका वाला पहला ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स को एंगुलर मोमेंटम जे या फिर एल भी बोला जाता है, जो कि होता है आई ओमेगा। ठीक है, आई का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर और ओमेगा का होता है टी माइनस वन। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि एच का भी यही डायमेंशनल फार्मूला था एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स जो है, ठीक है, एंगुलर इम्पल्स है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला आया है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर। बात ध्यान समझिए, आपसे प्रेशर का फार्मूला नहीं पूछा गया है, कहा गया है कि इनमें से कौन सा रेशियो प्रेशर को बताता है। ठीक, तो हम यहाँ पे भी किस चीज़ की हेल्प लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला का। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की, क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया होता है एल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी सॉल्व करके आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, बाकी देखते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्या ये सही है। तो एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। सो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसका मतलब ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही। मतलब कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी अपॉन एरिया। तो एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम टी माइनस टू। और फिर लिखा है फोर्स अपॉन वॉल्यूम, फोर्स अपॉन वॉल्यूम यानी ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, इन दोनों का रेशियो जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर, ठीक है, ये 10 टू द पावर 25 है। सो कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम टेकन टू रीच अस फ्रॉम द गैलेक्सी। मीन्स टू से, मान लीजिए सपोज ये कोई गैलेक्सी है जो हमारे अर्थ से 10 टू द पावर 25 ऑर्डर दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लाइट की स्पीड होती है इतनी, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 17, यानी जो टाइम का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 10 टू द पावर 17 का। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला है वो हो जाएगा 10 टू द पावर 17। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। इसको भी आप बिल्कुल, ये मान लीजिए कि ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। कहा क्या गया है समझिए। इसमें कहा गया है कि एक वर्नियर स्केल है ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज़ 50 डिविजन्स विद कोइंसाइड 49 मेन स्केल डिविजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है कितने, 50, ये कोइंसाइड होता है, मतलब इसके बराबर होते हैं कितने, 49 मेन स्केल डिवीज़न। आप पहले बात समझिए, मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे इसको वर्नियर कैलिपर्स बोला जाता है, जिसमें ये दोनों इनर रेडियस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और इन दोनों जॉज को, इनको जॉज बोला जाता है। ठीक है,
तो ये आउटर रेडियस मेजर करने के काम आते हैं, आउटसाइड मेजरिंग सरफेस काम मेजर करने के काम आते हैं। ठीक, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है मेन स्केल, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, इस वाले पार्ट को जो ये इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसको बोला जाता है मेन स्केल। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि जो वर्नियर स्केल 50 वर्नियर स्केल्स के जो डिविजन्स हैं वो 49 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो जाते हैं। मतलब 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स 49 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हैं। इतना इसका मतलब बना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सो इतनी बातें हमें मालूम चल गई कि ये इतना है, और उसके बाद होता क्या है, जो ईच मेन स्केल डिवीजन है वो 0.5 mm का है, 0.5 mm का। तो हमें मिनिमम इनएक्यूरेसी बताना है, यानी कह सकते हैं लीस्ट काउंट बताना है। तो बताइए यहाँ पर अगर हम 1 मेन स्केल डिवीजन निकालें तो कितना आएगा, ये आएगा 50/49 वर्नियर स्केल डिविजन्स। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब जो मिनिमम एक इनएक्यूरेसी होती है, मिनिमम इनएक्यूरेसी होती है वो बराबर होती है 1 MSD यानी मेल स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। तो यहाँ से 1 MSD तो MSD रहेगा, लेकिन VSD के जगह यहाँ पे इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, ये यूज़ कर लेंगे 49, मतलब सॉरी 49 अपॉन VSD की जगह पे यूज़ करना है। तो VSD यहाँ से अगर निकालेंगे तो 49/50 आएगा दिस MSD। तो यहाँ से आंसर आया 1/50 MSD के बराबर, 1/50 MSD के बराबर। क्लियर हो गई बात। मतलब जब भी आपसे इनएक्यूरेसी पूछी जाएगी तो मिनिमम इनएक्यूरेसी का मतलब होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो VSD को हमने इसके फॉर्म में लिख दिया 49/50। ठीक है, यहाँ से VSD हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से ये इतना आ गया, तो कितना आया है पूरा, ये आया 1/50 MSD के बराबर। तो मेन स्केल डिविजन्स कितना है, ये है 0.5 mm। तो इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मेन स्केल डिवीजन 0.5। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से कैंसिल आउट 100 टाइम्स, ये जाएगा तो आ जाएगा 1/100 mm, दैट मीन्स 0.01 mm। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इज 0.01 mm। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के। बट सबसे पहले आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।